हाय, मैथ्स विद धर्मेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोगों को मैं इस समय यूपीएसआई के जो 2017 में पेपर हुए थे उसका मैं सल्यूशन करा रहा हूं। और आप लोग सल्यूशन कीजिए साथ में मेरे। जब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगे तो आप लोग वीडियो पॉज करके मेरे से पहले लगाने का प्रयास करें। उसके बाद फिर वीडियो चलाकर देखिए और देखिए कि आपके सल्यूशन और मेरे सल्यूशन में क्या अंतर है। और चलते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा जरूर। देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है कि एक घोल में सिरका और पानी 5:3 के अनुपात में है। घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे कि घोल में सिरके और पानी की बराबर मात्रा हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। अगर इसको लगाना हो तो मैं तुरंत, मुझे वो दिखाई दे रहा है कि 2/5 यानी 1/5 इसका आंसर होगा। आप लोग भी ऐसे बता दोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है उसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर कोई भी रेशियो में, मान लीजिए वाटर है और मिल्क है, 5:3 है, कोई भी रेशियो दिया गया हो कि हाँ इस रेशियो में है, फिर कह रहा है इसका कुछ भाग निकाल लिया गया। अगर जब इसका कुछ भाग निकाल लिया गया, मान लीजिए पहले यहाँ तक था, अब इसका जब कुछ भाग कम हो गया, अब जब इसका कुछ भाग कम हो गया, मान लीजिए कुछ निकाल दिया, यहाँ तक था अब यहाँ तक हुआ, तब यहाँ पर भी 5:3 के ही अनुपात में इसका रेशियो होगा। रेशियो चेंज नहीं होता है, क्योंकि मिश्रण जो है, मिश्रण से आप मिश्रण ही निकालोगे तो जो बचा हुआ मिश्रण होगा उसमें भी वही अनुपात रहेगा। हाँ, मात्रा में तो कम रहेगा, लेकिन अनुपात वही रहेगा। तो आप कहोगे पहले अनुपात कितना था, तो पहले अनुपात कितना है, 5:3 है। सिरका और वाटर का है, यानी एसिड में ला दूंगा, एसिड और वाटर का। अब देखेंगे, इसमें कह रहा है कुछ वाटर ऐड कर दिया, यहाँ पर मिक्सचर निकाला है। पहले कंसेप्ट समझिए, फिर उसके बाद ये बहुत ही आप आराम से मार देंगे। मिक्सचर निकाल, अब इसमें वाटर ऐड कर दिया गया और इतना वाटर ऐड किया गया कि जितना इसमें पहले था, निकाले थे मिक्सचर, उतना ही वाटर ऐड किया, यानी जितनी पहले मात्रा थे उतनी अब भी मात्रा होगी। तो आप देख रहे हो इस कंडीशन में आपको क्या चीज, अब कह रहा है कि वाटर यानी वो क्या बोलते हैं, सिरका और पानी का अनुपात क्या हो गया है, बराबर हो गया है। यानी अब क्या हो गया, 1:1 हो गया है। तो इसमें आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ पर आप जब गए तो क्या चीज है जो बदला है, आपको कि वाटर आपने ऐड किया है। क्या आपने एसिड यानी सिरका आपने कुछ ऐड किया है, तो आप बताओगे जी नहीं, मैंने सिरका कुछ नहीं ऐड किया, यानी सिरका बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कुछ नहीं, ये 5 था, इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, 5 बना दीजिए, घुमा दीजिए, ये घुमा दिया, 5 बन गया। अब आप देखेंगे इसमें बढ़ा क्या, तो आप कहोगे वाटर बढ़ा, वाटर पहले था 3, अब कितना हुआ 5, तो 2 बढ़ गया। अच्छा, आप से पूछ रहा है कितनी मात्रा, यानी 2 बढ़ा है तो टोटल कितनी मात्रा है, 10। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो 5:3 है, यानी टोटल मात्रा ये होगी। तो भाई देखिए, ये इसके बराबर है, ये 8 जो है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, यानी प्रारंभिक मात्रा ये नहीं है, ये है मात्रा वास्तविक में। तो यानी कितना भाग इसका निकाला और मिलाया गया है, तो आप कहोगे 5 10 में से 2, तो 2/10, 2/10 का मतलब कितना होगा, 1/5। तो 1/5 क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये आपको कंसेप्ट बताने में मुझे इतना टाइम लगा, तो जो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट जानता है उसको टाइम नहीं लगेगा, उसको ये दिखाई देगा अच्छा 5:3 है, यानी निकालने के बाद 5:3 है। तो आप कहोगे 5 बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितना पहले एसिड उतना भी एसिड है, 1 जो रहेगा उसको 5 करेगा, कहोगे कितना बढ़ गया, 3 से 5 2, तो 2/10 डायरेक्ट बता देगा, 1/5। तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड में और बिना कलम उठाए किया जा सकता है। ये तो कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया।
आगे देखेंगे क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, और अगला क्वेश्चन क्या है, यादृच्छिक रूप में एक 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर ऐसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी है जो 5 और 9 से विभाज्य हो। तो आपको 5 और 9 से विभाज्य 3 अंकों की बात कर रहा है। 3 अंकों की टोटल 900 संख्या, 5 9 यानी कितना हो जाएगी टोटल संख्याएं 20। तो 20/900 यानी 1/45, यानी डी ऑप्शन इसका आपका क्या होगा, सही होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर जी इतनी जल्दी से कैसे हो सकता, तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वेशन है। पहले मैं जो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले आप लोग उसको बहुत ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद ये सवाल आपके लिए बच्चों का खेल रहेगा। तो देखते हैं पहले कंसेप्ट क्या है। तो पहले आप ये समझिए, आपसे कभी भी ये चीज पूछे कि एक अंकों की टोटल कितनी संख्या होगी, तो आप बताओगे 9। एक अंकों की टोटल 9 संख्याएं होती हैं, नेचुरल संख्या। अच्छा, 2 अंकों कितनी संख्याएं होगी 900। 3 अंकों कितनी संख्या, सॉरी 90। 3 अंकों टोटल कितनी संख्या होगी 900। 4 अंकों कहते कितनी हो जाएगी, तो ऐसे आप जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहली बात तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चीज आपको पता है तो आप बहुत आराम से लगा देंगे। यहाँ पर कह रहा है 3 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 900 टोटल संख्या होती है। 9 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या टोटल कितनी होती है, 9 और 5। 9 और 5 मतलब जो 45 से कटेगी संख्या, तो 45 अगर इसमें भाग देंगे आप तो कहोगे कितना आएगा, 45 से मैंने इसको भाग दे दी तो आएगा कितना 20। यानी टोटल 20 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या होती हैं, कटती है 9 और 5 से, और कुल संख्या कितनी है तो 900। तो यहाँ पर पूछे कितनी उसकी मतलब प्रायिकता होगी, तो ये कुल संभावना है और कुल उसकी, इसको काट दिए तो कितना आ गया, काट दिया गया तो क्या आ गया 1/45। 1/45 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी लगा सकते हैं और कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर जी ऐसे कैसे आप कह सकते हो, अगर ये ना करता तो या और ज्यादा होती तो ज्यादा होती तो आपको ज्यादा बार नहीं जाना है, कम ही बार जाना है। चलते आपको और एक तरीके से बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। पहले आप ये बताइए कि 3 अंकों तक टोटल अगर आप जाएंगे तो कहोगे कि 100 से लेकर 999 तक हम जाएंगे तो 3 अंकों की संख्याएं हो जाएंगी, इतनी ही तो है। अच्छा, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैसे निकालेंगे, हाँ कितनी संख्या है, कुछ क्या करते हैं, पहले संख्या निकालेंगे, फिर लास्ट संख्या निकालेंगे, फिर नंबर आप निकालेंगे कितने हैं, तब फिर प्रायिकता निकालेंगे। वो जो है बहुत बेकार किस्म की टेक्निक है, आप लोग ऐसे नहीं निकालोगे। तो आप कहोगे 45 है, 45 से विभाजित, तो 45 से अगर आप यहाँ पर भाग देंगे 45 से तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 45 से भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 2 टाइम जाएगा। 45 दूना 90, आप शेष पर मत जाइए, इसको अगर आप 45 से भाग दीजिएगा तो कितना बार जाएगा, 45 दूना 90, 45 दूना 90 यानी 22 टाइम जाएगा। यानी आप कहोगे 100 तक तो 2 संख्याएं रहेंगी, और 100 के बाद जो संख्या होंगी मतलब टोटल 1 से लेकर 999 तक 22 संख्याएं आएंगी। तो 22 में से 2 गया तो कितनी संख्या हुई 20, यानी 3, यानी 100 से लेकर यहाँ तक टोटल ऐसे कितनी संख्याएं हैं, तो 20 संख्याएं। टोटल संख्या 20, और मतलब कि टोटल 20 संख्याएं जो 45 से कट सकती हैं, और कुल संख्याएं कितनी है 900, और भाग दे दिए तो आ गया 1/45। तो 1/45 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इस टेक्निक का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकेंड और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। तो यह क्वेश्चन बिना कलम उठाए किया जा सकता है। आप कहोगे 10 का 20% कितना होगा, तो आप कहोगे 10 का 20% 2 होगा। और आप जानते हो कि जब कभी भी जिस दिशा में पानी चल रहा है उसी दिशा में नाव चलती है तो क्या हो जाती है, चाल जुड़ जाती है। तो स्थिर पानी में 10 है और नाव की चाल कितनी है, सॉरी नाव की चाल तो 10 है, और स्थिर जो पानी है पानी की चाल क्या है 2, तो 10 और 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 जो आपका ऑप्शन है उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है कह रहा है समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जो आपके सामने अब ये समीकरण लिखा हुआ है 3x² + 5x + 3 = 0 की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है भैया कि इसकी प्रकृति जो है
वो काल्पनिक है। अब आप कहोगे इतनी जल्दी से कैसे बताया जा सकता है, तो आपको मैं इसका पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ ताकि इस पर बेस्ड कितने भी प्रश्न बने आप लोग कर सको। चलते हैं देखते हैं। आपको श्रीधराचार्य में बताया गया कि x बराबर होता है माइनस कभी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है। यह होता है माइनस समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। अब प्रकृति निर्भर किस पर करती है, बहुत ध्यान समझिए। ये तो आगे है -b/2a, किस पर ज्यादा कोई खास बात नहीं निर्भर करती है, निर्भर करती है इन पर, इस पर निर्भर करती है। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ जाए, तो आप कहोगे यहाँ पर एक मान होता है प्लस में, दूसरा मान होता है क्या, निगेटिव में। तो यहाँ पर चाहे फिर प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, यानी केवल एक ही मूल आएगा। ये जो लिखा हुआ -b/2a, यानी केवल एक मूल आएगा, और एक मूल दोनों तो आप जानते हो द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, तो जो 2 मूल है यानी दोनों एक ही हो गए, तो ये वास्तविक है ना, काल्पनिक तो है नहीं। तो यहाँ तब इस कंडीशन में अगर ये 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, वास्तविक रहेंगे। ये मूल क्या रहेंगे, मूल वास्तविक रहेंगे और बराबर रहेंगे। आप लोग पूरी बात समझते चलेंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान अगर धनात्मक कुछ आ गया, अगर धनात्मक में कुछ आया और वर्गमूल के बाहर निकल आया, तब आप कहोगे 2 मान होंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक तो रहेगा मान, क्योंकि काल्पनिक तो नहीं है, वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या होगा, असमान होंगे मान। दोनों मूल क्या होंगे, असमान होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस, तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा, ये रहेगा। अगली बात क्या है कि अगर मान लीजिए b² माइनस 4ac का मान जो आए वो क्या हो, 0 से कम हो जाए, यानी 0 बड़ा हो ये कम हो, यानी ये माइनस आ जाए। आप जानते हो अगर कुछ भी अंडर रूट के अंदर में माइनस, मान लीजिए मैंने लिख दिया माइनस का अंडर रूट 1, तो इसका मतलब हुआ क्या, तो इसका मतलब कुछ होती है काल्पनिक संख्या होती है, इसको बोलते हैं i², आयोटा। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे इसको तो शायद ये माइनस ही बन रहा है, आप देख लीजिए मैंने निकाल दिया बहुत तेजी से, आप भी हल करके देख लीजिए। तो इसलिए ये मान क्या हो गया, ये काल्पनिक हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मूल काल्पनिक होता है, यानी ये वास्तविक बातें नहीं होती हैं, सिर्फ ये कल्पना है। और एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे आप, अगर ये जो मैंने बताया ये अंडर रूट निकल आए हैं, अगर ये अंडर रूट निकल आए हैं तब तो परिमेय है, समझो। अगर अंडर रूट नहीं निकले तो अपरिमेय। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने इसका मान हल किया, अगर वो अंडर रूट के अंदर 4 आया तो आप वर्गमूल निकाल देंगे 2, तो ये जो संख्याएं आएंगी ये परिमेय। कभी कभी परिमेय और अपरिमेय में भी प्रश्न पूछता है, तो आपको बहुत गहराई तक पढ़ना है। हाँ, अगर इसका वर्गमूल न निकले, ये अंडर रूट 3 हो जाए, तो आप कहोगे, मान लेते हैं ये b था, ये प्लस माइनस, तो आप कहोगे एक बार b प्लस रूट 3 होगा, एक b माइनस रूट 3 होगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होता है, ये अपरिमेय होता है। चलते हैं अब ये क्वेश्चन लगाते हैं और देखिए क्या है। तो b² माइनस 4ac, b² यानी 25 और माइनस 4 के 12 के 36, और आप इसको हल करेंगे क्या होगा, माइनस में, क्योंकि 36 25 से बड़ा है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक वाला ऑप्शन जो है आप उस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटा और 30 मील प्रति घंटा पर समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटे पहले निकलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा। आप कहोगे एक ट्रेन है जो 25 की चाल चल रही है, दूसरी है 30 की चाल से चल रही है, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो पहले 1 घंटा में धीमी वाली चली गई, यानी यहाँ से चली होगी, तो 1 घंटे में आप जानते हो कितना देते, 25 किलोमीटर की दूरी चल रही। अब जब 25 किलोमीटर चल रही तो अब ये भी चलेगी, अब 30 वाली भी चलेगी, ये 30 वाली थी, तो 30 वाली की चाल जो है और 25 वाली की चाल दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो अब क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगी। जानते हैं ना, जब विपरीत दिशा में होती है तो चाल क्या हो जाती है, चालें घट जाती है। तो 30 है वो 25 है, कितना आया चाल, 5, मतलब 5 अंतर आया, तो टोटल दूरी है 25/5, 25/5 का मतलब कितना देगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए ये सवाल लगाने के लिए आपको क्या कलम की आवश्यकता थी, आप वैसे ही लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आप लोग। एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, तो 50% का मतलब होता है आधा, तो कौन सा आधा है, पहले का आधा दूसरा, तो आपको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में 2:1। 2 का आधा कितना हो गया, 1
हो गया, आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि 25 लाख की राशि को क्रमशः 4%, 5%, 6% पर पहले वर्ष, दूसरे और तीसरे वर्ष के सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया गया। 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? तो चलते हैं देखते हैं। टोटल कितना है? 25,000 है, सॉरी 25 लाख है। अब इसका आप देखेंगे पहले 4% यानी 104/100, फिर 105/100, फिर कितना है 106/100, 106/100। अब देखेंगे अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, आप लोगों को बता दें, आप लोग इसको करिए डिजिटल सम से। डिजिटल सम एक कंसेप्ट होता है, तो आप अगर डिजिट का सम करेंगे तो उसी को डिजिटल सम कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसका डिजिट सम कितना आया 7, इसका डिजिट सम कितना आया 5, इसका डिजिट का सम कितना आया 6, इसके डिजिट का सम कितना है 6, और ये सबका 1 है, तो यानी हर का सबका 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना। अब आप देखेंगे 7 × 5 = 35, 35 का फिर डिजिट सम करेंगे तो कहोगे कितना देगा 5 3 8, फिर 8 6 48, 48 का डिजिट का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 48, तो कहोगे 8 4 12, 12 मतलब 3, फिर कितना आ जाएगा, सॉरी 7 × 5 = 35, 5 3 8, फिर 8 6 48, 48 यानी 8 4 12 मतलब 3 3 3 6 18, 18 का मतलब कितना आ जाएगा, ये 7 है यार, 6 1 7, हाँ कितना है 3 3 7 21, 21 का डिजिट सम किए तो कितना आ गया 3। तो 3 डिजिट सम जिसका होगा वो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जैसे पहला ऑप्शन में देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 2 7, 7 6 11, और 11 5 16, और 9 तो है 16 1 मतलब 7 ही आएगा। पहले कितना आ गया 7, दूसरे डिजिट सम कितना आ रहा है देख रहे हैं आप, 3 1 4 4 4 8 आ गया डिजिट सम। सी ऑप्शन में कितना आ रहा है 5 3 3 2 5 5 5 10 10 6 16, 16 मतलब 6 1 7, और 8 7 15 मतलब 6। डी के कितना आ रहा है 8 2 10 10 9 19, 19 मतलब 10, 3 8 3 11 12 13 हो गया। ये आ गया, इसका क्या आ गया डिजिट 3 आ गया, तो यानी यही डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इसमें एक जीरो कम है यार। चलिए देखिए इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है इतना कोई नहीं आएगा जितना ये दिया गया है, ये 28, ये तो सही है, लेकिन बात ये है कि इसमें 93800 आएगा। तो आप इसको डिजिटल सम से कीजिए। डिजिटल सम मैं आपको सिखाऊंगा, आप लोग सिर्फ अभी इतना समझिए कि हाँ डिजिट का सम कर दीजिए, नहीं आप अगर इसको गुणा करेंगे तब भी आपका इतना ही आएगा। जो कि एक अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग तो आप लोग इसको गुणा नहीं करेंगे। चलते हैं देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। अगर तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो यन लोगों की एक समूह का औसत उम्र 12 और बढ़ जाती है। दो नए लोगों रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर ही है। अगर रोहित और मोहित को इन लोगों के समूह में शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 4 वर्ष कम हो जाती है। एन ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल जो है मैं तो पढ़ते ही समझ गया हूँ और आप भी समझ जाइए। ये सवाल जो है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम है ये गलत पूछा गया है, आपको मैं समझा रहा हूँ ऐसा क्या क्यों है। आप देख रहे हो जो तरुण और अरुण है, तरुण और अरुण जितने हैं उतना ही मोहित और रोहित है। यानी जितना निकला था उतना ही आया है, जितना निकला पहले से ये निकला हुआ है यानी गया, और ये उतना ऐड हो गया। तो कभी भी औसत जो होता है अगर वही चीज़ आता है वही चीज़ आता है तो औसत में उतना ही बढ़ेगा उतना ही घटेगा। इसमें दे रहा है 12, पहले कह रहा है बढ़ा जाने से और फिर कह रहा है 4 कम हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई परसेंटेज की बात नहीं हो रही है। नहीं आप कोई भी आप मान लीजिए कोई भी आप एवरेज ले लेना और आप हल करके देख लेना ये चीज़ कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता नहीं है कि हाँ जितना निकले और उतना ही आए तो आप कहोगे औसत में उतना कम या ज़्यादा वृद्धि हो। जितना रहेगा उतना ही, जितना कम होगा वृद्धि वही चीज़ जब वापस आएंगे तो उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए 50 पहले औसत था, मैंने कहा कि 5 लोग थे 50 औसत था, इसमें से 1 लोग चले गए और 2 औसत इसका कम हो गया। अब जब ये वापस आएगा 2 औसत कम है तो ये 2 ही तो औसत बढ़ेगा यार, 50 ही होगा। ऐसा थोड़ी ना कि अब 52 हो जाएगा या और कम क्या मतलब 49 होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्या है गलत है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही है। एक सुरंग को पास करने के लिए वह
24 सेकेंड लेती है। यानी 24 सेकेंड यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, आप अगर देखेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर पर सेकंड बदलें तो 5/18, और कितने सेकंड तक जा रही है, 24 सेकंड में जा रही है। आप इसको बहुत ध्यान देंगे, 6 तिरिक 18, 6 दहम 60, फिर 3 है, 3 से मैंने काट दिया तो कितना आ गया इसको, 8 तिरिक 24, तो 8 5 40, तो टोटल कितना आ गया, 400 मीटर दूरी आ गई। और इसमें क्या है, ट्रेन भी है और आपकी सुरंग भी है, सुरंग को भी टनल बोलते हैं, मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे, अब जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्यक्ति उसके तरफ आ रहा था तो उसको पार करने में ट्रेन 15 सेकंड ली। तो जानते हो जब ट्रेन व्यक्ति को पार करे या खंभे को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो चलते हैं देखते हैं इस दिशा में क्या होगी, जब विपरीत उसकी दिशा में है, उसके विपरीत दिशा में है, उसी दिशा में है, उसी दिशा में यानी चाल घट जाएगी तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। समझ रहे हो ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल और गुणते 5/18 से गुणा कर दिया मीटर पर सेकंड में 15 सेकंड है। 18 तिरिक का 54, तो 5 3 15 15 15 में 225 मीटर, तो 225 मीटर ये क्या होगी, ट्रेन। तो अब आप देखेंगे टनल की लंबाई क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 400 में से 225 मैंने घटा दिया तो आया कितना, 175। तो 175 मीटर क्या हो गई टनल की लंबाई। तो जो ऑप्शन में उसको मारकर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 30, एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% से बढ़ाई जाती है तो मूल आयतन में कितने प्रतिशत की मतलब क्या होगा। तो आप देखेंगे मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में क्या व्यक्त करेगा। चलिए देखते हैं, 50% बढ़ रहा है और 75%, तो त्रिज्या 50%। तो आप देख रहे हो रेडियस और हाइट, तो रेडियस आप जानते हो कि स्क्वायर है तो वो 2 बार बढ़ेगी, 50% का फ्रैक्शन मान होता है 1/2 है ना, यानी 2 से 3 ये वर्ग रहेगा। चलिए 2 से 3, और ऊंचाई क्या हो रही है 75% हो रही है, तो 75% का मतलब क्या होता है 4/3/4, तो 4 से बढ़ेगा कितना, 3 बढ़ेगा 7 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 चौको 16, ये 3 तिरिक का 9, 9 3 तिरिक का 9, 9 7 63, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली में वो जो पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे, ये पूछा गया है इसमें कि जो नया प्राप्त आयतन है वो मतलब इसका इस आयतन का मूल आयतन कितना प्रतिशत है, ऐसा कुछ इसमें पूछा गया। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन का प्रतिशत के रूप में बताइए, यानी इसका कितना प्रतिशत ये है। तो लैंग्वेज थोड़ा घुमाया गया है। तो आप देखेंगे 63 का 16 कितना परसेंट है, तो 16/63 और गुणे का 100। अगर आप ऑप्शन को जाकर देखेंगे तो ऑप्शन इसके थोड़ा दूर दूर है, ऑप्शन इसके थोड़े दूर दूर है, तो आपके लिए लगाना थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखते हैं इसका, अगर मान लीजिए इसको आप काटेंगे तो आप कहोगे 16 चौको 64, लगभग 4 टाइम जा रहा है, यानी इसको मैं बढ़ाया, अगर मैं इसको बढ़ाया हूँ तो आप अगर 4 से इसको काटेंगे तो आप कहोगे 25, तो लगभग 25 के समथिंग जा रहा है। तो 25 के समथिंग में कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे 25.39 यानी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। तो आप लोग थोड़ा अप्रॉक्स से हल करके ये क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 1/3 यानी 33 सही 1/3% आप डायरेक्ट बता देंगे। अब कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हो, हम उनको बता दें कि ऐसे कंडीशन में एमपी और जो सीपी का जो रेशियो होता है, एमपी और जो सीपी का रेशियो होता है, तो आप कहोगे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का, तो जोड़ दीजिए 120। कह रहा है इसमें कि कितने परसेंट की छूट, 10%, 10 100 में घटा तो कितना है 90। आप इसको काट देंगे तो आप कहोगे कितना आ गया, 3 से काटे तो 4/3, यानी कितना बढ़ा कर लिखा गया, तो कहोगे 1/3 से। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। अब कुछ लोगों को दिमाग में ये भी आ रहा हो कैसे इसको डायरेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए आपको मैं थोड़ा कंसेप्ट भी समझा देता हूँ, क्योंकि आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको जरूर कंसेप्ट बताऊंगा। एमपी है, कुछ सीपी है, मैं मान लेता हूँ एमपी को 100x और सीपी को 100y मान सकता हूँ। कह रहा है एमपी में 10% की छूट दे दीजिए, 10% की छूट यानी कितना x हो गया, एसपी इसकी कितनी आ गई 90x। इसमें कह रहा है 20% का लाभ, तो सीपी से 20 बढ़ा नहीं 120 वाई हुआ। यही क्या है, ये दोनों क्या है, एसपी ही है। तो आप जानते हो एसपी दोनों की क्या होंगी, बराबर की होंगी।
ये वही चीज था ना, ये भी एसपी ये भी एसपी। अब यहाँ से अगर आप x रेशियो y का मान निकालें, x रेशियो y, तो आपको 120/90 आया कि नहीं आया? तो वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 120/90 यक्स क्या था, तो यक्स वाला मैंने माना था एमपी और वाई वाला मैंने क्या माना था, सीपी। तो मैंने यही डायरेक्ट वो चीज निकाला था। अब बात समझ गए ना शायद कि कैसे निकाला जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 तो बहुत ही आसान है, इससे पूछा है कि मासा क्या होगा। तो बता दें आपको, मासा निकालने के लिए आप ये देखा करो, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबसे ज्यादा कम गैप वाला कौन है, सबसे कम अंतर वाला। तो आप कहोगे 52 65, तो 52 65 के बीच का अंतर कितना है, 13। तो इसका मासा या तो 13 होगा या तो 13 कोई गुणनखंड होगा। तो आप देख लो 13 सारी संख्याएं कट रही हैं और ऑप्शन में भी 13 है, और 13 से कटने वाली और कोई संख्या ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब है 13 ही इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जब देखेंगे तो ये क्वेश्चन में आपकी क्या अप्रोच होगी, बहुत ध्यान से समझेंगे। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, 3 से विभाजित हो रही है। आप अगर ऑप्शन में जाएंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आप डायरेक्ट लगा। ऑप्शन में जाएंगे तो पहला ऑप्शन है 22, तो 22 में से अगर आप 22 सबसे बड़ी मान ले रहे हैं तो इसका मतलब है 22 21 19 संख्या रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। अब आपको पूरा मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। अगर 21 सबसे बड़ी मांगे तो 21 20 19 रही होंगी। अगर 23 मांगेंगे तो आपको 23 22 और 21 रहेगी। 19 मांगेंगे तो 19 18 और 17 रहेगा। तो आपसे कह रहा है कि भैया इसमें आप बताएंगे कि औसत पहली संख्या के 1/3, क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से। तो पहली संख्या आप देख रहे हो, तो पहली संख्या इसमें से जब 1/3 निकालेंगे, इसमें से जो जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अगर आप इसमें से 21 20 19 और यहाँ पर क्या आएगा 20 आएगा। अगर आप देख रहे हैं तो आप अगर किसी का भी 1/3 अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे पहली संख्या का, तो खाली इसका ही निकलेगा, इसका ही 1/3 होगा। अगर इसका 1/3 निकालने कितना आएगा 7 आएगा, और 7 में अगर आप 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 22। तो मध्य वाली संख्या औसत प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो क्वेश्चन आपको लगाने के लिए आपके पास यही अप्रोच होनी चाहिए। आपको बस डायरेक्ट इसमें यही तो देखना था कि जो सबसे बड़ी संख्या है तो उसमें 2 कम कर देंगे। अगर जब 2 कम करेंगे तो 20 होगा, 20 कटेगा नहीं। 21 में 2 कम करेंगे वो भी नहीं कटेगी। 23 में 2 कम करेंगे ये कटेगी। 19 में 2 कम करेंगे वो भी नहीं कटेगी। यानी यही संख्या ही पॉसिबल है और कोई संख्या है ही नहीं। बाकी आप लॉजिक से लगाना चाहो तब भी आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ मैं नहीं लगा सकता। बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे जो ऐसा लगाना पसंद करेंगे जो मैं नहीं पसंद करूंगा, ये चीज है। कहेगा ऐसे संख्या मान लेंगे। फिर कह रहा पहले संख्या का 1/3 यानी पहले संख्या यक्स का 1/3 15 जोड़ दिए यानी x + 1 हो गया। यही चीज करेंगे। अब इसको आप हल करेंगे तो कहेंगे क्या हो जाएगा, उधर जाएगा हल करेंगे तो 2/3 x कर देंगे, उधर जाएगा कहेंगे 14 हो जाएगा। काट देंगे कितना आएगा 7, तो x का मान कितना आ गया 21। तो सबसे छोटी 21 आ गई, समझ रहे हो ना। और बीच की संख्या अगर पूछेगा तो 22। और अच्छा इसमें शायद पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 23 रहेगी ना। तो ये वाला चीज सही था, 23 सबसे बड़ी संख्या। मैंने 22 यहाँ पर जो बताया ये चीज नहीं होगा, 23 सबसे बड़ी संख्या। तो चलते हैं देखेंगे अब आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। यानी जो व्यापारी है जब गया उसके पास तो लिया 1 ही किलोग्राम, लेकिन उसको 1200 ग्राम का पैसा देना पड़ा। फिर वो क्या काम करता है, उस पर बढ़ाकर 25% मूल्य अंकित कर देता है। आप एक बात मानिए ऐसे कि 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम, 1000 की कीमत आप मान के 1000, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये आप मानिए। तो आप कहोगे आपने 1000 रुपये का सामान ले लिया यानी 1 किलो लिया, लेकिन उसको पैसा कितना आपने दिया था 1200 रुपये। आपने कितना रुपए दिया था 1200 रुपये। चूंकि थोक विक्रेता जो था, जो बेच रहा था व्यापारी को, वो 1200 रुपये ले लिया, उससे कहा कि 1200 ग्राम है। आपने जब बेचा तो इससे आपने क्या काम किया, बढ़ाकर मूल्य लिख दिया 25%। 1000 का 25% जो होगा वो 250, यानी 1250 रुपये आपने बेचा। अब आप देखेंगे इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 250/1200, बस भाग दे दीजिए आ जाएगा। आप कहोगे कितने टाइम जाएगा ये,
12 दूनी तो तो कितना ज्यादा है, ये घटा दीजिए आप, 200 सॉरी 50 ज्यादा है, तो 50 से अब इसको आप भाग दिए 12, तो 12 चौक 48, तो 4.17, 4.17%, 4.17% बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। एक समकोण प्रिज्म जिसकी पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 143 वर्ग सेंटीमीटर है, तल की परिधि 13 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि कभी भी अगर आपके सामने प्रिज्म आए तो जो प्रिज्म का जो पृष्ठ होता है, पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार की परिमित गुणित ऊंचाई होता है। आधार की परिमित कितनी है, 13 है, और ऊंचाई आपको नहीं पता, यश तो बराबर 143 दिया गया है, काट दीजिए, 13 का 13, 13 का यश का मान कितना आ गया 11, तो 11 सेंटीमीटर। ये कैसे क्या क्या होता है आपको जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि हाँ बहुत ही आसान होता है मेंसुरेशन आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आप कभी कहीं नहीं पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे आप जब, तो 36 में क्या है, 312 रुपए की एक राशि है, 100 छात्रों के रूप में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि लड़के को 3.6 रुपए और प्रत्येक लड़की को 2.4 रुपए प्राप्त होता है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा दीजिए, क्योंकि कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल हैं, तो बॉयज को कितना कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे 3.6 मिल रहा है, गर्ल को कितना मिल रहा है, तो कहोगे गर्ल को मिल रहा है 2.4। अच्छा, एवरेज इनका कितना होगा, तो कह रहे हो 312 रुपए था, 312 से 100 से भाग देंगे तो कहोगे 3.12। अब आप इसका निकाल दीजिए, आप घटा दीजिए। अगर आप घटाएंगे तो आप कहोगे 2 में से यहाँ जाएगा 2, 11, 11 में से 4 गया, कितना गया, आप कहोगे 7, 11 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 7, तो यानी कितना आया 0.72 आ गया। अब इस इधर से इसको घटाएंगे तो आपको 10 में से 2 गया 8, बचेगा 5, 5 में से 1 गया तो आप कहोगे 4। अब इसको आप अगर रेशियो निकालेंगे तो आप कहोगे काट दीजिए, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, फिर 2 से काट दिया तो 3 2, 3 2 का रेशियो होगा, यानी अगर बॉय 3 होंगे तो गर्ल कितनी होगी 2, दोनों मिलकर कितने लोग हुए 5, तो 5 का ही मान आपके सामने दिया है, 100 लोग थे टोटल, आप काट दिए, कितना आया 20। गर्ल पूछा है कि बॉय पूछा है, तो पूछा गया है लड़की, तो लड़की कितनी है इधर पीछे 2, तो 20 का दूना 40, तो 40 लड़कियां होंगी। ये क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। अब आप देखेंगे वो 20% लाभ कमाता है, आप कह दीजिए मानता हूं मैं 100 लीटर उसके पास दूध था, फिर कह रहा है इसका 10%, 100 का 10% कितना होगा 10 लीटर इसमें पानी ऐड कर देता है, अब कितना होगा 110 लीटर। अब इस पर ये 20% का फायदा, तो 110 का आप 20% निकाले, 11 दूनी 22 आएगा, 22 में ऐड करने कितना मिलेगा 132 का, ये बेच देगा, कितने का बेचेगा 132, समझ रहे हो ना, तो 132 का बेचा, 100 रुपए का दूध था, 10 रुपए का 10 लीटर पानी, 10 रुपए का पानी मिल गया, टोटल कितने का फायदा हुआ, आप देखोगे 32, तो 32 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो 32% का आपका क्या हो गया फायदा। तो ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे आप लोग, हिमांशु को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ, तो कूट संदेश क्या है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप भी देख लीजिए, CHANGTANGSANG, यह है, जिसके कूट अर्थ को समझकर उसे एक शब्द बनाना है, वह एक ही सभी स्थितियां जानता है, यानी एक ही स्थितियों में कॉन्फ्यूजन उसकी सारी स्थितियों को जानता है। इस बात की प्रायिकता कितनी है कि वह इस संदेश के कूट की सही व्याख्या करके इसे समझ सके। तो आप पहले एक को जानता है तो एक को हटा दीजिए, क्योंकि इसमें तो कोई संभावना होगी नहीं, जिसमें जिसको जानता है उसके समान। अब बचे अक्षर कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 फैक्टोरियल के प्रकार से टोटल संभावना हुई। अब आप देखेंगे इसमें कोई ऐसा अक्षर है जो एक से अधिक बार आया है, आप अगर देखेंगे यन 1 बार, यन 2 बार, यन 3 बार, यानी 3 फैक्टोरियल प्रकार ये हो गया। और कोई मिलेगा, जी भी मिल रहा है, जी 1 बार, जी 2 बार, जी 3 बार, जी भी 3 फैक्टोरियल प्रकार से। और कुछ मिल रहा है नहीं, और कुछ नहीं मिल रहा है, यानी इतना ही आपका ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आप मार के क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। चलते देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। जो 39 क्वेश्चन है ये तो आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है,
और आप लोग इसे कर भी लेंगे। दे रहा है 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन है? बुधवार है। बुधवार है। आप बताएं, इसे पूछ रहा है 5 नवंबर 2014। 5 नवंबर 2014 को पूछ रहा है आपसे। 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। तो आप बताएंगे 5 मार्च 2014 को पहले बताएंगे कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है। यहाँ पर मार्च 5 मार्च आ गया है, 12 भले से है, लेकिन आप कहोगे 29 फरवरी बीत चुकी है, यानी अब लीप वर्ष नहीं होगा, तो यानी एक वर्ष में एक ही दिन बढ़ेगा, तो 2 साल में 2 दिन बढ़ेगा, यानी बुधवार से कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। अब आप उसके बाद ये देखेंगे, आप ये देखेंगे कि अब यहाँ से यहाँ तक हमको कितने दिन आगे बढ़ना होगा, 5 नवंबर तक। तो चलते हैं, देखते हैं। 5 मार्च है, मार्च में टोटल 31 दिन, तो 26, अगर 26 में आप 7 से भाग देंगे तो कहोगे 7 तारीख 31, 5 दिन शेष बचेगा। आगे मार्च बाद अप्रैल में 30 दिन, 2 शेष, मई में 3, जून में 2, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर 2, अक्टूबर, नवंबर 5 आएगा, तो ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे 5 2 7 समाप्त, 3 2 5, 5 2 7 ये भी समाप्त। अब आप देखेंगे 3 3 6 है ना, नहीं 5 3 8, यानी बचा कितना? 1 और 3 3 6 7, यानी सब कट गया। 7 7 का मतलब सब खत्म हो गया, यानी कोई दिन आगे नहीं बढ़ेगा, यानी इस दिन भी क्या होगा? ये शुक्रवार ही होगा। आप शुक्रवार टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। इसमें लिखा हुआ है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1 जो भी है डॉट 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 1/49 गुणते 50 है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप तुरंत बता देंगे कि यहाँ 1/1 माइनस 1/50 यानी 49/50, यानी 0.98 इसका आंसर होगा। 0.98 यानी कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। आप इतनी तेजी से करोगे इसका, लेकिन मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा। इस पर बेस्ड जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको डिस्क्रिप्टिव हल कर देता हूँ। इसी को आप लिख सकते हो 1/1 गुणे माइनस में 1/2 आप हल करो। इसको आप लिख सकते हो 1/2 माइनस का 1/3। तो ऐसे डॉट 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 सब कटेंगे। 1/49 माइनस का 1/50, तो सारी चीजें कट जाएंगी। ये पहला वर्ड बचेगा और ये माइनस का 1/50 बचेगा। तो आप हल करेंगे तो 50 सेकंड में 50 में से एक गया 49/50। तो 49/50 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.98। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कितना तेज कैसे बता सकते हैं सर जी। हाँ यही होगा। तो भाई आप 0.2 से ऊपर, मैंने मान लीजिए 2 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए। 49 दूना 98 हो जाएगी 100, और 100 से जब भाग देंगे यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 0.98 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें, ठीक है ना? और आप लोगों को मैं लगातार इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा, और आपको लगता है कि मेरे लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलते हैं, थैंक यू।